मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8th क्लास। आज हम एसएसटी में ज्योग्राफी में चैप्टर 3 खनिज शक्ति संसाधन में खनिजों के उपयोग, खनिजों का संरक्षण और खनिजों के संसाधन कि खनिज शक्ति संसाधन के क्या स्रोत हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि खनिजों के प्रकार क्या होते हैं और खनिजों का निष्कर्षण किस तरह से निकलता है। उसके बाद आपके टॉपिक है आपकी बुक में खनिजों का वितरण, जो कि आपके इस बार इस कोर्स में से इसको हटा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे खनिजों के उपयोग कि खनिजों का उपयोग हम अगर खनिज हम लोगों के पास में या हम लोगों के समक्ष है तो अब उसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से करते हैं या उनको वो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम उसका इस्तेमाल करें। तो ये हमें कि खनिजों के उपयोग के लिए कि खनिजों का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। खनिजों का उपयोग हम कहीं उद्योगों से होता है या कहीं फैक्ट्रियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लोहा है तो लोहे को फैक्ट्रियों में मशीनें बनाने में बहुत सारे, अभी जैसे आपके स्कूल में बेंचें हैं ये भी लोहे की बनी हुई है आपका, तो ये लकड़ी है। तो ये सब चीजें क्या है हमारे दैनिक जीवन के एक अभिन्न अंग में जुड़ चुकी हैं कि इनके बिना भी हमें सभी चीजें हमारे जीवन में आवश्यक है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। जितने भी रत्न होते हैं जैसे कि पुखराज, मूंगा, हीरा, तो ये सब चीजें क्या है, ये बहुत जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बांध के रखते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विचित्र शैलियों में जड़ा जाता है कि उनको हम जब उनसे आभूषण से गहने वगैरह बनाए जाते हैं तो उनका हमें अलग अलग शैलियों से उसको गुजारकर हमें उसमें आभूषण का निर्माण किया जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेके पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, या जो सिलिकॉन है जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड पे हम इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर सिलिकॉन किसका क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जिसे हम उसे आयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है और उसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स या हवाई जहाज या बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण या रसोई के बर्तन बनाने में भी करते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, एक हल्का धातु होता है। लोहे की अपेक्षा एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का धातु होता है। और आप देखते हो अपने हवाई जहाज वगैरह लोहे के क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि लोहा क्या होता है बहुत भारी होता है। भारी होने के कारण उड़ान भरने में उसको बहुत परेशानी आती है, इसीलिए हवाई जहाज वगैरह का निर्माण एल्यूमिनियम से किया जाता है और एल्यूमिनियम किससे, बॉक्साइट से बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज खनिजों का संरक्षण। क्या खनिजों का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें किस प्रकार तक या किस स्टेज पे आके स्तर तक आके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अत्यधिक मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, एक सीमा पर आके खत्म हो जाएगी और ये रिसाइकल वाला नहीं है कि इसको पुनः हम बना सकते हैं। इसे प्रकृति के अंदर बहुत लाखों समय लग जाता है इस प्रोसेस को होने में, तो इसीलिए अब हमें खनिजों का संरक्षण करना भी जरूरी है। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है कि जिस मात्रा में मानव इन सब वस्तुओं का उपयोग कर रहा है उसकी तुलना में इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। इसीलिए हमें इन संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सही मात्रा में और बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से खनन बढ़ रहा है, खनन मैंने आपको कल बताया था कि हमारी पृथ्वी की सतह पर जो लेयर होती है उसको हटाकर खोदकर उसमें से कुछ पदार्थ निकालते हैं, उसको खनन की प्रक्रिया कहा जाता है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है और जिसे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। कि हमें क्या करना है कि जो पुनर्संरक्षण है, पुनर्चक्रण जो है कि उसमें हमें क्या करता है कि हमें उनसे कोई वस्तु बनाई है तो उसका इस्तेमाल करके वापस हम उसको पुनः उसी को इस्तेमाल करके हम उसके संरक्षण को कर सकते हैं, या उसकी प्रक्रिया जो अत्यधिक मात्रा में इसका शोधन किया जा रहा है तो इसका अतिरिक्त
उसको हम इस काम आगे कम कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है शक्ति संसाधन, कि सनी की माँ, आपने यहाँ पे बताया कि सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है और वो सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है, कि जब वो उठती है सबसे पहले अपने गीजर का बटन दबाती है और उसके बाद अपने बच्चे के कपड़ों पर इस्त्री करती है, प्रेस करती है। इसके बाद वो उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है और वो ब्लेंडर मिक्सर में उनके लिए जूस बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। सनी के आपने स्नान कर लिया और नाश्ता करते हैं, इसे गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए वो उसे बुलाती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता और मांग तक पूर्ति के बीच बहुत अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन में जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, कि जिस तरह से हम उन्नति के रास्ते पर जा रहे हैं उसी तरह से हमारे जीवन शैली में, हमारे रहन सहन में भी बहुत बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? अगर आप रूम में नहीं हो और आपके रूम का लाइट, फैन, टीवी और सब चल रहा है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है, तो अगर हम उन सबको बंद कर दें तो हमारी लाइट की कुछ खपत कम हो जाएगी। तो ये सब बातें हमें, जैसे पानी है, बाथरूम में आप नहीं नहा रहे लेकिन पानी फालतू बह रहा है, तो ये इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन बातों को अपनाकर इन सब चीजों की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब है शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप परंपरागत और गैर परंपरागत, कि हम इन शक्ति संसाधन के जितने भी स्रोत हैं हम इनको दो तरीके से इसके स्रोत हैं। एक तो होता है परंपरागत जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, और एक होता है गैर परंपरागत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परंपरागत स्रोत। कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, कि जो हम पहले से थे उनको आज भी हम सामान्य वैसे ही कंडीशन में उनको उपयोग में ले रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, कि ईंधन जो हम लकड़ी जलाते हैं पेड़ पौधों की, और जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला, तो ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत है। अब पढ़ेंगे ईंधन, कि इसका उपयोग भोजन पकाने में, ऊष्मा में प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। कि हमारा गांव, हम किसमें, कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो हमारे यहाँ का जो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, और इसी ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण यहाँ पे हम 50% से ज्यादा ईंधन के रूप में हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर है पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे हैं। कि पहले क्या होता था कि जंगलों में क्या, जैसे अभी भी होता है कि जंगलों में क्या है, पूरे जंगल आग लग जाती है, तो वो आग लग जाती है तो वो क्या करते हैं, वो सब कुछ उसके अंदर दब जाते हैं, मिट्टी के अंदर पानी के बहाव से। तो उसमें नीचे दब जाने के बाद उसमें प्रक्रियाएं होती है जो ठोस रूप में बदलने लग जाती है। फिर ये क्या होता है, ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आपके जानवर है वो मर जाते हैं, वो वहीं पे दफन हो जाते हैं, जहां पे मरे वहीं पे गिर के वो तो उसमें क्या होता है कि वो दाब के कारण जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं, ये असीमित मात्रा में नहीं है। इनके भंडार जो है ये सीमित मात्रा में, लेकिन विश्व की जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारे जनसंख्या के आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें देखने को भी नहीं मिलेगी, जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आता है अगला कोयला।
कोयला ये बहुत आयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उपयोगी जैसे कि लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तापीय ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, तो कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे तापीय विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना भी जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में कोयले के उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद और बोकारो जो कि झारखंड में स्थित है। ये अपने यहाँ पे भारत में इनकी यहाँ पे अधिक खाने हैं कोयले की। अब आता है अगला टॉपिक पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, आपकी मोटरसाइकिल चलती है, उस तेल को आपकी साइकिल को चमचमाने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से ही होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है इसे, काला सोना। पेट्रोलियम जो है ये हमारे कारों को चलाने के लिए, हमारे गाड़ियों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये शेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। जितनी चट्टानें होती हैं उन शेलों के मध्य इनके कुएं पाए जाते हैं। इसका वेधन अब तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से भी किया जाता है। तदुपरांत इसको परीक्षणशाला में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में फिल्टर के लिए इसको भेजा जाता है। उसके बाद जैसे कि डीजल, मिट्टी, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक ये सब तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम से बने उत्पादकों को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। अभी आपने देखा पेट्रोल की रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बहुत कीमती है। पेट्रोलियम मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और आदि हैं। अन्य उत्पादकों में जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा भी हैं। अब आता है प्राकृतिक गैस जिसको आप ना सीएनजी बोलते हो ना, सीएनजी से गाड़ियां चलती है, ऑटो वगैरह चलते हैं, तो ये होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ में पाई जाती है और तब निर्मम होती है जब अप्रशुद्ध तेल धरातल पर लाया जाता है। फिर इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उदाहरण भी हैं। भारत में जैसे कि जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन भी है। विश्व के बहुत कम देशों के पास में प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से उन्हें समाप्ति तक भी पहुंचा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसकी इन खनिजों की जो उत्पादक क्षमता तो कम है लेकिन यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके परिणाम स्वरूप ये मात्रा अब कम होती जा रही है, खत्म होने के उसमें है। अगर इसी तरह से अंधाधुंध तरीके से इसका इस्तेमाल होता रहा तो एक सीमा तक आने तक ये खत्म हो जाएंगे। फिर इसको बनने में बहुत समय लगता है। जीवाश्मी ईंधन को अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। कि हम ये परंपरागत स्रोतों की सीमित मात्रा को देखते हुए इन्होंने हमारे यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोतों को भी बढ़ाया जिसके कारण हम इनका इस्तेमाल कम करके इनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फिर आता है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल और नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों के अंदर से पाइप के द्वारा जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। कि जैसे कि क्या होता है जल से विद्युत बनाना।
तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर से पहाड़ गिर रहा है तो नीचे क्या होता है, टरबाइन लगता है जिसमें ऐसे ब्लेड्स लगी हुई होती हैं और इसी पानी को इस ब्लेड्स के ऊपर गिराया जाता है। तो इस ब्लेड्स जब ये इस पानी इसके ऊपर ब्लेड्स के ऊपर गिरता है तो ये टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है। तो इसके घूमने के साथ इसको बड़े बड़े पाइपों से जोड़कर जल विद्युत जनरेटर से जोड़कर ऊपर से इसे ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यही विद्युत जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग हम कृषि में करते हैं और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे कि भांगड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इनके द्वारा यहाँ पर जल विद्युत का कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, आज आपने पढ़ा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ठीक है, अब अगली क्लास में हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।